राइट, वेलकम। तो बड़े सेशन में स्टार्ट करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप, डिपार्टमेंटल अकाउंट और ऑफ कोर्स फास्ट ट्रैक पर हमने इसको करना है। और जहाँ तक डिपार्टमेंटल का सवाल है, आपको याद होगा उसमें एक टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो तो सिंपल होता है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि हम डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस को एसेस करें। डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए हर डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट हम देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए मैंने कहा, जहाँ तक कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस का सवाल है, एक तो सिंपल एलोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सिंपल एलोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं का भी क्या मतलब है, ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। मान लेते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके 3 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। इज इट क्लियर टू यू? अगर क्वेश्चन में मैंने तुम्हें याद होगा बताया था कि कोई भी ऐसा आइटम जो एलोकेट करके दिया है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलोकेट करके मतलब हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कितना खर्चा है या कितना वो आइटम रिलेट करता है, अगर हमें ये दिया हुआ है तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है, हमें मालूम है डिपार्टमेंट ए का, बी का, सी का, तो मैं तीनों डिपार्टमेंट में लिख दूंगा। इसी तरह जनरली परचेजेस भी हर डिपार्टमेंट की हमें दी रहती हैं, सेल्स भी हमें हर डिपार्टमेंट की दी रहती हैं, और तुम्हें मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक भी हमें हर डिपार्टमेंट का दिया होता है। यानी कि ये ऐसे आइटम है जो एलोकेटेड करके दिए हुए हैं। अब जैसे वेजेस हैं, अगर वेजेस एलोकेट करके दी हुई हैं तो हर डिपार्टमेंट की वेजेस में लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसी तरह कैरेज इनवर्ड अगर एलोकेट करके दिया हुआ है तो ठीक है। कई बार कैरेज इनवर्ड एलोकेट करके नहीं दिया रहता, डायरेक्टली तुम्हें एक अमाउंट दे दिया होगा कि कैरेज का अमाउंट इतना है तो उसको मुझे एलोकेट करना पड़ेगा। तो एलोकेट करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि कैरेज इनवर्ड को मैंने बताया था कि हम परचेजेस के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर कैरेज इनवर्ड एलोकेटेड यानी कि पर्टिकुलरली हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कितना है, अगर ये नहीं दिया है यानी कि अनएलोकेटेड फॉर्म में दिया हुआ है, तो उस केस में आपको इसको एलोकेट करना पड़ेगा। एलोकेट करने के लिए परचेजेस का सहारा लेना पड़ेगा, परचेजेस के रेशियो में आप इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को आप ब्रॉट डाउन करेंगे। ब्रॉट डाउन करने के बाद अब जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, मोस्टली इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे आपको एलोकेटेड फॉर्म में नहीं मिलते हैं, तो वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। जैसे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस आपको दिया हुआ है, अब आपको उसको एलोकेट करना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट ए, बी और सी से रिलेटेड कितना है। तो मैंने बताया था फ्लोर एरिया के हिसाब से आप उसको डिवाइड करेंगे। इसी तरह से सेलिंग एक्सपेंसेस अगर आपको दिए हुए हैं, सेलिंग एक्सपेंस जैसे कि डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेट्स है, सेलिंग कमीशन है या कोई भी अदर सेलिंग एक्सपेंस है, तो उसको सेल्स रेशियो के हिसाब से आपने डिवाइड करना है। जो सेल्स हैं उनका रेशियो आप ले लोगे और उस रेशियो के हिसाब से सेल्स एक्सपेंसेस को डिवाइड करोगे। अगर कभी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन को आप वैल्यू ऑफ एसेट के हिसाब से, हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी एसेट है उन एसेट का रेशियो ले लोगे और उस रेशियो के आधार पर डेप्रिसिएशन को डिवाइड कर दोगे। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है तो डिस्काउंट रिसीव्ड को भी आप परचेजेस के हिसाब से डिवाइड कर देना, परचेजेस रेशियो। जब मैं परचेजेस बोलता हूं तो नेट परचेजेस, ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ इस तरीके के, और ये क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है। इनको आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि अभी मैंने इसके बारे में ही बात करी है। उसके बाद फिर इसमें जो मेन टॉपिक होते हैं, उन मेन टॉपिक में एक टॉपिक होता है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। करेक्ट, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का बेसिकली क्या मतलब है? आपको मालूम है कि कभी कभी कोई डिपार्टमेंट जो है, सपोज कोई डिपार्टमेंट ए है, जस्ट वेट एक मिनट के लिए, मान लेते हैं कि डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को कुछ गुड्स ट्रांसफर करे हैं। डिपार्टमेंट ए ने कुछ गुड्स डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर करें। तो कभी कभी कोई डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ गुड्स ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है? अगर हमने ये गुड्स बी को ट्रांसफर करे हैं कुछ प्रॉफिट मार्जिन पर, यानी कि इन गुड्स पे हमने कुछ प्रॉफिट मार्जिन कमाया है। इज इट क्लियर टू यू? उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको याद होगा मैंने जब अपनी रेगुलर क्लासेस में टॉपिक कराया था तो मैंने बड़ी डीपली इसको डिस्कस करा था। मैंने ये बताया था, अगर किसी डिपार्टमेंट ने, मान लेते हैं ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर करे, हम ये भी मान लेते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन पर ट्रांसफर करे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है अगर हमने, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए के गुड्स ट्रांसफर करें और उस 1 लाख रुपए के गुड्स पे हमने 20,000 का प्रॉफिट कमाया, यानी कि 1/5 का प्रॉफिट कमाया।
यानी कि 1/5 के मार्जिन पर हमने ये गुड्स ट्रांसफ़र करे थे। अब जो गुड्स हमने ट्रांसफ़र करे हैं, हमें मालूम है कि ये गुड्स की सेलिंग प्राइस है, इसके अंदर हमने 20,000 का प्रॉफिट भी कमाया है। अब डिपार्टमेंट बी के पास जो हमने गुड्स ट्रांसफ़र करे हैं, अगर उसमें से कुछ गुड्स बच जाते हैं तो तब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन बचे हुए गुड्स के अंदर कुछ प्रॉफिट मार्जिन है जिसको हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ। तो ये जो 25,000 के गुड्स बी के पास बचे हुए हैं, इसके अंदर 1/5 का मार्जिन है, यानी कि 5,000। तो प्रॉब्लम कब होती है? जब एक डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफ़र करे एट ए प्रॉफिट मार्जिन पर, और जो गुड्स हमने ट्रांसफ़र करे उन गुड्स में से कुछ गुड्स दूसरे डिपार्टमेंट के पास बचे हों, तो तब बेसिकली प्रॉब्लम होती है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि उस केस में हमें अनरियलाइज प्रॉफिट को प्लक आउट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। इसको समझाने के लिए यहाँ पर आप देखें, इस क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि एक्स लिमिटेड के दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए एंड बी, एंड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो। अब ये जो डिपार्टमेंट दिया है, तो इस केस में पहले तो मैं एक डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। ओपनिंग स्टॉक में डिपार्टमेंट ए के कॉलम में लिखूंगा, डिपार्टमेंट बी के कॉलम में लिख दूंगा, क्योंकि ये हमें अलग अलग करके यानी कि एलोकेटेड वे में दिया हुआ है। परचेजेस भी हम लिख देंगे, सेल्स भी हम लिख देंगे, करेक्ट। वेजेस भी अलग अलग करके दिए हैं, तो वेजेस भी मैं लिख दूंगा दोनों के कॉलम में। उसके अलावा अब इसमें मेन चीज़ जो दी है, क्लोजिंग स्टॉक। अब जो क्लोजिंग स्टॉक दी हुई है, इस तरीके से लिखा हुआ है, परचेस्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। परचेस्ड गुड्स का मतलब है कि डिपार्टमेंट ए ने कुछ गुड्स जो परचेज करें, कहीं बाहर से परचेज करे होंगे, बेसिकली परचेज करे हुए गुड्स हैं, ये 4,500 हैं, करेक्ट। जनरली परचेज करे हुए गुड्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, एक तो परचेस्ड गुड्स का बचा है, बेसिकली ये एक तरीके से रॉ मटेरियल का स्टॉक बचा हुआ है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और डिपार्टमेंट बी के पास 6,000 का बचा हुआ है, और उसके अलावा 24,000 के गुड्स हैं जो बन के तैयार तो हो गए हैं, लेकिन ये अभी बिके नहीं है। फिनिश्ड गुड्स का मतलब है ये गुड्स पूरी तरीके से तैयार हो गए। परचेज गुड्स का मतलब है कि अभी इनको तैयार करना है, इसलिए मैंने कहा परचेज गुड्स को रॉ मटेरियल के रूप में लेकर के चलें। तो ये क्लोजिंग स्टॉक एक तरीके से परचेज गुड्स का है और उसके अलावा फिनिश्ड गुड्स का, दोनों के दोनों डिपार्टमेंट के पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, परचेज गुड्स का भी, फिनिश्ड गुड्स का भी। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि जो परचेज्ड गुड्स ट्रांसफर्ड, अब परचेज्ड गुड्स ट्रांसफर, जो गुड्स हमने परचेज करे थे उसमें से हमने कुछ गुड्स ट्रांसफर करे हैं, बी ने ए को करे हैं और कह रहा है ए ने बी को कुछ गुड्स ट्रांसफर करे हैं। देखो, जो परचेज्ड गुड्स ट्रांसफर करे जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ परचेज्ड गुड्स, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसफर ऑफ परचेज्ड गुड्स से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि जो परचेज्ड गुड्स ट्रांसफर करे जाते हैं वो हमेशा एट कॉस्ट ट्रांसफर करे जाते हैं, वो कभी भी प्रॉफिट मार्जिन पर ट्रांसफर नहीं करे जाते हैं, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज इट क्लियर टू यू? तो दोनों ने कुछ गुड्स, परचेज गुड्स एक दूसरे को ट्रांसफर करें हैं। आपको यह भी मालूम है कि जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता है उसकी हम क्रेडिट में लिखते हैं। जैसे बी ने अगर ए को ट्रांसफर करा है तो मैं क्रेडिट साइड में बी के कॉलम में लिखूंगा, और जिस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करा है, ए को ट्रांसफर करा है, तो मैं डेबिट साइड में ए के कॉलम में लिखूंगा। यानी कि बी ने जो 10,000 रुपए के गुड्स ट्रांसफर करें, ये बी के कॉलम में क्रेडिट में आएंगे और ए के कॉलम में डेबिट में आएंगे। इसी तरह ए ने बी को ट्रांसफर करे हैं, अब ए ने ट्रांसफर करें तो ए की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय ट्रांसफर ऑफ परचेज्ड गुड्स, और बी के ए के कॉलम में लिखेंगे, और डेबिट साइड में बी के कॉलम में लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ परचेज्ड गुड्स, लेकिन डेबिट में। मैंने कहा जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता है उसके क्रेडिट में और जो रिसीव करता है उसके डेबिट में। तो बेसिकली आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स का कोई ट्रीटमेंट अलग से नहीं करा जाएगा, इसमें कभी भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का केस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये हमेशा एट कॉस्ट पे ट्रांसफर करे जाते हैं। उसके बाद कह रहा है फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर्ड। अब फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर के बारे में उसने लिखा है कि ए ने बी को ट्रांसफर करें, और कह रहा है फिर बी ने ए को ट्रांसफर करें। अब यहां पर तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन में और कंफ्यूज करा गया है। वो कह रहा है रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स। रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स यानी कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे, पहले यहां पर आप देखें, यहां से ज्यादा समझ में आएगा। यहां मैंने नीचे अलग से एक नोट भी बनाया हुआ है।
पहले तो दिया हुआ है कि जो फिनिश्ड गुड्स है, यहां मैंने फिनिश्ड गुड्स लिखा हुआ है कि ए ने बी को ट्रांसफर करें 35,000 के गुड्स, ये अभी मैंने यहां पर पढ़ा था 35,000 गुड्स ए ने बी को ट्रांसफर करें, और कह रहे हैं बी ने ए को ट्रांसफर करें, तो बाय बी टू ए, तो ये तो ए ने गुड्स ट्रांसफर करे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और 40,000 के गुड्स बी ने ए को ट्रांसफर करें। अब वो कह रहे हैं कि जो ये फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर हुए हैं इनमें से कुछ गुड्स रिटर्न हो गए। अब रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स लिखा है और लिखा है बाई ए टू बी, यानी कि ए ने बी को रिटर्न कर दिए। अब ए ने बी को रिटर्न कर दिए, ए ने बी को रिटर्न कर दिए, समझ में आया? तो समझना यहां पर क्या है पहले तो, अच्छा उसके अलावा एक और चीज लिखी है बाई बी टू ए, और कुछ गुड्स जो है बी ने ए को रिटर्न कर दिए, यानी कि दोनों पार्टी ने पहले तो एक दूसरे को फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर करे हैं और दोनों ही पार्टी ने एक दूसरे को कुछ फिनिश्ड गुड्स जो है रिटर्न कर दिए। तो पहले तो आप कहीं अलग से, कभी भी फिनिश्ड गुड्स में रिटर्न हो तो आप कहीं अलग से कुछ इस तरीके से कर लेना, जैसे ए ने बी को 35,000 के गुड्स ट्रांसफर करे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो गुड्स ए ने बी को ट्रांसफर करे थे उसमें से बी ने 7,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए, तो आप यहां पर नेट ट्रांसफर कंप्यूट कर लेना। इसी तरह से बी ने ए को 40,000 के गुड्स ट्रांसफर करे थे, लेकिन ए ने बी को 10,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए, तो नेट ट्रांसफर 30,000 है। इज इट क्लियर टू यू? अब यहां पर देखें, अब मुझे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। पहले तो अभी मैंने जानबूझ के नीचे की ये इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी है, अभी मैं पढ़ूंगा। पहले यहां पर आप देखें अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है, हमें मालूम है क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया था, तो ओपनिंग स्टॉक में यहां लिख दूंगा, परचेजेस भी मैं यहां पर लिख दूंगा, उसके अलावा मुझे सेल्स दी थी, मैं सेल्स भी यहां पर लिख दूंगा, फिर वेजेस मुझे एलोकेटेड रूप में दी हुई हैं, कैरेज भी मुझे अलग अलग करके दी हुई थी, तो कैरेज 2000 भी मैंने लिख दिया। कैरेज के आगे पीछे कुछ ना लिखा हो तो हमेशा कैरेज इनवर्ड मान करके चलते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स। एक तो क्वेश्चन में लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स, जो गुड्स ए ने ट्रांसफर करे हैं, मैंने बताया था वो ए के कॉलम की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और ये देखो मैंने मार्क भी करा हुआ है, ये मैंने ए की तो क्रेडिट में लिखा और यहां मैंने लिखा है ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स, और बी की डेबिट साइड में लिख दिया क्योंकि ये ए ने ट्रांसफर करे थे। इसी तरह 10,000 के परचेस्ड गुड्स बी ने ट्रांसफर करे थे, बी की क्रेडिट में लिखेंगे और ए की डेबिट में लिख देंगे। और परचेज गुड्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब बारी आती है ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स की। देखो मैंने ब्रैकेट में नेट लिखा है यानी कि मुझे सिर्फ नेट जो अमाउंट हमने ट्रांसफर करा एक दूसरे को वो लिखना है। तो हमने कंप्यूट करा था कि ए ने बी को नेट ट्रांसफर 28,000 का करा है और बी ने ए को ट्रांसफर करा है 30,000 का। तो ए ने जो नेट गुड्स ट्रांसफर करें पहले तो आराम से ए की क्रेडिट में लिखना है और बी की डेबिट में लिखना है। यहां मैंने लिखा है फिनिश्ड गुड्स, करेक्ट। और फिर बी ने जो नेट ट्रांसफर करें उसको मैं डेबिट में लिख दूंगा। फिर उसके अलावा यहां तक की कहानी करने के बाद, करेक्ट, जो फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, फिनिश्ड गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है उसको हम यहां पर लिख देंगे 24,000। यहां पर उसने लिखा है परचेज गुड्स का जो स्टॉक बचा हुआ है 4,500 और 6,000 का, और फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक बचा है 24,000 और 14,000 का। ये क्लोजिंग स्टॉक भी बचा हुआ है 4,500 और 24,000 का ए के पास और बी के पास, इस तरीके से। तो क्लोजिंग स्टॉक भी आपने लिख दिया। पहले तो आपने लिखा क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक जो परचेज गुड्स का है उसको भी लिख दिया, और उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो फिनिश्ड गुड्स का भी आपने लिख दिया। अब आप पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट को कंप्यूट करने के बाद पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे। क्वेश्चन में कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट, सैलरी वगैरह नहीं दिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ डैश डैश कर दिया, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसी को नेट प्रॉफिट हम बोलेंगे। अब जो ये नेट प्रॉफिट है इसको नीचे मैंने एक कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और जो ए का प्रॉफिट है उसको लिख दिया और जो बी का प्रॉफिट है उसको लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में नीचे उसने क्या लिखा कि यू आर इन्फॉर्म्ड दैट परचेज्ड गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो आप हमेशा मान करके चलेंगे जो परचेज गुड्स ट्रांसफर करे गए हैं वो कॉस्ट प्राइस पर करे गए हैं, इसलिए परचेज गुड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस उसको लिखना पड़ता है एक बार। उसके बाद कहता है एंड फिनिश्ड गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड एट 25% ओवर डिपार्टमेंटल कॉस्ट।
अब वो कह रहा है जो दोनों डिपार्टमेंट ने फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर करे हैं, जो फिनिश्ड गुड्स का ट्रांसफर करा गया है, फिनिश्ड गुड्स का जो ट्रांसफर करा गया है वो 25% ऑन कॉस्ट के मार्जिन पर करा गया है। 25% ऑन कॉस्ट के मार्जिन पर करा गया है। कई बार मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ, बार बार ये बताना अच्छा नहीं लगता। कॉस्ट प्लस मार्जिन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यहाँ पर इनवॉइस प्राइस लिखने की बजाय आप सेलिंग प्राइस लिख लेना। रेट कॉस्ट पे दिया है तो कॉस्ट को 100 मानेंगे, मार्जिन 25 हो गया, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस 125 की हो गई। इज इक्वल तो सेलिंग प्राइस पे तुम्हें रेट कंप्यूट करना है 25/125 यानी कि 1/5, यानी कि दोनों डिपार्टमेंट जो एक दूसरे को फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं उस पे दोनों डिपार्टमेंट 1/5 का मार्जिन हासिल कर रहे हैं। अब बड़ा पॉइंट उसने जो लिखा है जिस पे आपको ध्यान देना है, वो कह रहा है 20% ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, यानी कि दोनों डिपार्टमेंट के पास जो भी फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, दोनों डिपार्टमेंट के पास जो भी फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसमें 20% स्टॉक इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्ड है। वो कह रहा है 20% ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, ब्रैकेट में क्लोजिंग भी लिखा है, एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेड फिनिश्ड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट, यानी कि जो दोनों डिपार्टमेंट हैं ए और बी, दोनों के पास जो फिनिश्ड गुड्स है उस फिनिश्ड गुड्स के अंदर 20% ऐसे फिनिश्ड गुड्स हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर करे हैं। तो इसका मतलब कुछ फिनिश्ड गुड्स एक दूसरे के पास बचे हुए हैं और इसीलिए अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, पहले तो डिपार्टमेंट ए को लिखेंगे, बी को लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को आपने अच्छी तरह से लिख लेना है, 24,000 14,000 दोनों के पास ये फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है। क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों डिपार्टमेंट के पास जो फिनिश्ड गुड्स है उसका 20%, पहले तो उसका 20% कंप्यूट करा, 4,800 24,000 का, 14,000 का 20% 2,800। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 4,800 रुपये के गुड्स 24,000 के अंदर इंक्लूड तो हैं, लेकिन ये वो वाले गुड्स हैं जो बी ने ट्रांसफ़र करें। और इसी तरह ये जो बी के पास 14,000 का फिनिश्ड गुड्स है, इसके अंदर 2,800 के गुड्स ऐसे हैं जो ए ने ट्रांसफ़र करे हैं। इसका ये मतलब हो गया, इसको हम कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। बस अब जो ये बचे हुए गुड्स है उसके अंदर आपने जो मार्जिन 1/5 कंप्यूट करा वो मार्जिन आप कंप्यूट कर लेंगे। 4,800 का 1/5 960, 2,800 का 1/5 960 आ जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, बेसिकली ये जो 4,800 के गुड्स हैं ये किसने ट्रांसफर करें, ये बी ने करें, तो लॉजिकली ये अनरियलाइज प्रॉफिट बी का माना जाएगा और ये अनरियलाइज प्रॉफिट ए का माना जाता है। तो यहां पर आप लिख देंगे अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपली अनरियलाइज प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, आप स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टॉक रिजर्व ब्रैकेट में क्लोजिंग लिखना पड़ेगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक पर है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक ए का मैंने कहा 560 है, बी का 960 है, और इस तरीके से बैलेंस कैरी डाउन 82,980 आपका आ जाएगा। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन, अब किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर हम पिछले 4-5 साल के अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हुए, सबसे ज़्यादा क्या जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मैं इसका लास्ट टॉपिक करूंगा 5th, जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट, यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट रेट, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। हालांकि किसी जमाने में सेक्शन 2 और सेक्शन 3 जो मैं करा रहा हूँ इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन पिछले 4-5 साल के अटेम्प्ट को हम देखें तो पिछले 4-5 साल के अटेम्प्ट पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, वो उस सेक्शन को अभी हम करेंगे, लेकिन पहले सेक्शन 3 की तरफ देखो। इस क्वेश्चन में क्लियरली यहाँ क्या लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, ध्यान से स्लाइड को एक बार फिर पढ़ें। You are informed that purchase goods have been transferred mutually at their respective departmental cost। मैंने ये भी कहा कि ये वाली लाइन दी हो या ना दी हो, जो परचेज गुड्स है आप हमेशा मान के चलेंगे कि परचेज गुड्स कॉस्ट पे ट्रांसफर करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंड फिनिश्ड गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ओवर डिपार्टमेंटल कॉस्ट। उसने कहा जो फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर करे जाते हैं वो 25% प्रॉफिट मार्जिन पर करे जाते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो नोट करने वाली लाइन क्या है, वो कह रहा है 20% ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, ब्रैकेट में उसने क्लोजिंग लिखा है, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स का उसके अंदर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्ड गुड्स थे। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें क्या कह रहा है, जरा लेट्स हैव ए लुक।
इसमें कह रहा है मेसर्स रेड एंड कंपनी नाम की कोई कंपनी है जिसके 2 डिपार्टमेंट है। तो इस कंपनी के 2 डिपार्टमेंट है। एक तो है डिपार्टमेंट पी जो कि टिम्बर यानी कि लकड़ी में डील करता है। किस में डील करता है? टिम्बर में डील करता है। और एक है क्यू जो कि बेसिकली फर्नीचर में डील करता है। करेक्ट। आगे उसने ये भी बताया द फर्नीचर वॉज मेड बाय द फर्म इटसेल्फ, यानी कि ये जो कंपनी है ये बेसिकली फर्नीचर बनाती है आउट ऑफ टिम्बर सप्लाइड बाय डिपार्टमेंट पी एट ए नॉर्मल सेलिंग प्राइस। इसका मतलब बिकॉज उसने लिखा है जो डिपार्टमेंट क्यू है ये फर्नीचर बनाता है। करेक्ट। और इस फर्नीचर को बनाने के लिए जो टिम्बर है वो सप्लाई करी जाती है डिपार्टमेंट पी के द्वारा। लेकिन डिपार्टमेंट पी जब ट्रांसफर करता है तो पिछले क्वेश्चन में तो दिया हुआ था कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेट दिया हुआ था 25/125 जो हमने निकाला था। इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं लिखा, इसने सिर्फ इतना लिखा है कि हम नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर करते हैं। नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर करते हैं का मतलब भी है कि हम कुछ प्रॉफिट मार्जिन पर ट्रांसफर करते हैं। तो तुम्हें रेट नहीं दिया हुआ है, तो रेट हम कैसे निकालेंगे मैंने आपको ये भी बताया था। हमें ये तो दिया है कि हम कुछ प्रॉफिट कमाते हैं जब हम ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कितना मार्जिन कमाते हैं ये नहीं दिया हुआ। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि आप पहले तो जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है मुझे उसका रेट पहले तो कंप्यूट करना पड़ेगा कि वो कितना मार्जिन कमाता है। तो मैंने कहा जब रेट नहीं दिया होगा तो पहले तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे, फिर उसकी सेल्स को देखेंगे। करेक्ट। प्लस सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, प्लस सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो उसके नॉर्मल सेल का मतलब होता है जो हम बाहर वालों को सेल कर रहे हैं, और सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स का मतलब होता है जो हम दूसरे डिपार्टमेंट को सेल कर रहे हैं। सेल ऑफ परचेज गुड्स नहीं लिखा मैंने, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स इनटू 100 कर करके आप मार्जिन रेट कंप्यूट कर सकते हैं। तो जब मार्जिन रेट दिया नहीं है, ये तो दिया है कि डिपार्टमेंट क्यू फर्नीचर बनाता है और उसको फर्नीचर बनाने के लिए जो टिम्बर है यानी कि लकड़ी है वो डिपार्टमेंट पी ट्रांसफर करता है। कितने मार्जिन पर करता है ये नहीं दिया, हालांकि ये दिया है कि हम नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर, नॉर्मल सेलिंग प्राइस का मतलब जिस प्राइस पर हम नॉर्मली कस्टमर को बेचते हैं उसी प्राइस पर हम आपको बेच रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ प्रॉफिट तो कमा रहे हैं। तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो हमें दिया नहीं है, वो तुम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, दूसरी चीज उसने क्या दी है, कह रहे फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर सो एंड सो। अब इस क्वेश्चन में 2 डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट पी है, एक डिपार्टमेंट क्यू है। करेक्ट। डिपार्टमेंट पी भी है, डिपार्टमेंट क्यू भी है। अब उसने दिया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक जो है 3 लाख और 50,000। जाहिर है जब मैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो मैं डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक पी के, क्लोजिंग और इनके भी डेबिट्स में मैं लिख दूंगा। परचेजेस 20 लाख भी मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। सेल्स भी हमें दी हुई हैं 22 लाख, 4,50,000 वो भी मैं लिख दूंगा। अब मेन चीज है ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट क्यू, बिकॉज पी जो है वो लकड़ी टिम्बर बनाता है और क्यू जो है वो फर्नीचर मैन्युफैक्चर करता है। और क्वेश्चन में लिखा है जो फर्नीचर मैन्युफैक्चर करा जाता है वो डिपार्टमेंट पी के द्वारा जो लकड़ी सप्लाई होती है उसके द्वारा करा जाता है। तो इसका मतलब ये जो 3 लाख रुपए ट्रांसफर करें डिपार्टमेंट पी ने ट्रांसफर करें। अब की बार इस क्वेश्चन में क्यू ने कुछ ट्रांसफर नहीं करा है, सिर्फ डिपार्टमेंट पी ट्रांसफर कर रहा है। अब कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पी के तो है ही नहीं, क्योंकि पी तो कुछ मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहा ना, वो तो सिर्फ लकड़ी जो है सप्लाई करता है। मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? क्यू कर रहा है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्यू के कॉलम में लिखे हुए हैं। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं दोनों में के। फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है। देखो क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट से तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कंप्यूट होता है, इसलिए नॉर्मल चीज है। तो 2 लाख और 60,000। इज इट क्लियर टू यू? क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन एडिशन टू द अबव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द नेसेसरी कंसिडरेशन। वो क्या कह रहा है? द स्टॉक इन डिपार्टमेंट क्यू, the stock in department Q may be considered as consisting of 75% of timber and 25% of other expenses. Indirectly इसका क्या मतलब हो गया? वो कह रहा है कि जो स्टॉक है P और Q के पास, जो क्लोजिंग स्टॉक, पहले तो उसने स्टॉक के बारे में बात करी है, अब की बार वर्ड क्लोजिंग नहीं लिखा है,
इसलिए मैंने कहा आप ध्यान देना, यहाँ आपकी बार वर्ड क्लोजिंग नहीं लिखा है। इसका मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है और जो क्लोजिंग स्टॉक है, करेक्ट, जो ओपनिंग स्टॉक है और जो क्लोजिंग स्टॉक है, डिपार्टमेंट क्यू के पास जो ओपनिंग स्टॉक है और जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो कह रहा है स्टॉक, स्टॉक का मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो कह रहा है स्टॉक जो है उसके अंदर 75% तो टिम्बर है, और टिम्बर कौन सप्लाई करता है? डिपार्टमेंट पी करता है। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में जो डिपार्टमेंट क्यू है उसके पास जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है उसका 75% पोर्शन लकड़ी है जो कि दूसरे डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर करी है। 25% मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, वो तो हम ही लगा रहे हैं ना, तो हमें उसका कुछ नहीं करना। हमें तो ये देखना है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें दूसरे डिपार्टमेंट ने कितना ट्रांसफर करा। तो इस क्वेश्चन में कई बच्चों को ये समझ नहीं आता जब हम ये कहते हैं कि अब की बार तुम्हें ओपनिंग स्टॉक पर भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक पर भी। तो कब फाइंड करना पड़ता है? जब सिर्फ ऐसे लिखा होगा। अब की बार उसने क्लोजिंग नहीं लिखा है, उसने सिर्फ लिखा है स्टॉक, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्लोजिंग लिखा हुआ था। इज इट क्लियर टू यू? अब ये कैसे करेंगे आगे मैं बताऊंगा। आगे उसने ये भी बताया, देखो जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फाइंड करने के लिए मुझे करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट यानी कि करंट ईयर का मार्जिन रेट चाहिए होगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है। हमें इस क्वेश्चन में करंट ईयर का मार्जिन रेट नहीं दिया है, लेकिन लास्ट ईयर का भी मुझे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कंप्यूट करना है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट रेट तुम्हें दिया होगा, बिकॉज तुम्हारा करंट ईयर 25-26 है। तुम देख रहे हो यहाँ मार्च 26 को ये अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है। उसने लास्ट ईयर का रेट दिया हुआ है, डिपार्टमेंट पी अर्नड ए ग्रॉस प्रॉफिट रेट एट द रेट ऑफ 20% इन 24-25, यानी कि लास्ट ईयर का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो तुम कंप्यूट कर सकते हो, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेट तुम्हें 20% दिया हुआ है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेट हमेशा सेल्स पर होता है, इसका मतलब ये 20% ऑन सेल्स तुम्हें गिवन है। अब नीचे उसने एक और चीज दे दी, कह रहा है जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एज ए होल अमाउंटेड टू 1 लाख। मैंने बताया था कोई भी खर्चा अगर ऐसे लिखा हो एज ए होल, तो उस खर्चे को आप कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? अब मैं यहां पर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए ओपनिंग स्टॉक लिखा, उसके अलावा परचेजेस लिखी, उसके अलावा सेल्स लिखी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पी के तो है नहीं, सिर्फ क्यू के लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अब इस क्वेश्चन में मेन चीज क्या था? ट्रांसफर। पी ने ट्रांसफर करे थे, इसमें क्यू ने कोई ट्रांसफर नहीं करे हैं, तो पी के कॉलम के क्रेडिट पे लिखेंगे और यहां मैं डेबिट में लिख दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? क्लोजिंग स्टॉक दिया ही हुआ है 2 लाख और 60,000। उसके बाद मैंने ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट कर लिया। ग्रॉस प्रॉफिट को कंप्यूट करने के बाद हमेशा की तरह मैंने ब्रॉट डाउन करा, और ब्रॉट डाउन करने के बाद अब की बार सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं वो मैंने लिखे। सेलिंग एक्सपेंसेस लिखने के बाद मैंने नेट प्रॉफिट कंप्यूट कर लिया। नेट प्रॉफिट को कंप्यूट करने के बाद मैंने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, जिसमें मैंने नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट पी और डिपार्टमेंट क्यू का लिख दिया, और इस क्वेश्चन में नीचे जो जनरल एक्सपेंसेस थे वो भी मैंने लिख दिए। करेक्ट? अब मेनली मुझे ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग फाइंड करनी है और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग फाइंड करनी है। तो जिसको मैंने कहा कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी कह सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व भी कह सकते हो। जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट क्यू के पास 50,000 का पड़ा है। अब उस 50,000 का 75% टिम्बर है, और टिम्बर कौन सप्लाई करता है? डिपार्टमेंट पी करता है। इसका मतलब 50,000 का जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें से 75% इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्ड गुड्स हैं। तो 75% ऑफ स्टॉक इज टिम्बर विच इज सप्लाइड बाय पी। तो 50,000 का 75%, इसका मतलब 50,000 के अंदर 37,500 के ऐसे गुड्स हैं जो डिपार्टमेंट पी ने ट्रांसफर करें हैं। तो हमें ये पता लग गया ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर गुड्स हैं। और लास्ट ईयर जो, बिकॉज ये ओपनिंग स्टॉक है, तो लास्ट ईयर जो डिपार्टमेंट पी है उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेट 20% है, तुमने 20% निकाल लिया 7,500। ये जो तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक है उसकी लोडिंग या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ गई। तुम्हें मालूम है जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम डेबिट में लिखते हैं, तो ओपनिंग का क्रेडिट में लिखेंगे। तुम ऐसे भी लिख सकते हो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व ओपनिंग 7,500। अब तुम क्लोजिंग का निकालोगे। पहले तो क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट क्यू के पास 60,000 है, उसका 75% तुमने कंप्यूट कर लिया, तो तुम्हें पता लग गया ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्ड गुड्स हैं। अब इस पे मुझे करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट चाहिए। ट्रांसफर किसने करे? पी ने करे है ना, ये गुड्स पी ने ट्रांसफर करे हैं।
तो मुझे डिपार्टमेंट पी का ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट पी का ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालने के लिए मैंने बताया था जो उनका ग्रॉस प्रॉफिट है वो लिखेंगे, जो उनकी सेल्स है वो उस सेल्स डिनोमिनेटर में लिखेंगे और प्लस सेल ऑफ या प्लस ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100 करके 16% आ जाएगा। तो 45,000 का 16% 7,200 आ जाएगा। ये अनरियलाइज प्रॉफिट तुम यहां पर लिखोगे और इस तरीके से नेट प्रॉफिट तुम्हारे पास आ जाएगा। तो अब तुम्हें अच्छी तरह मालूम हो जाना चाहिए कि कब हमें ओपनिंग स्टॉक पे और क्लोजिंग स्टॉक पे अनरियलाइज प्रॉफिट कंप्यूट करना पड़ता है। फिर उसके अलावा इसमें एक सेक्शन था जिसमें आपको याद होगा कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड प्रॉफिट एंड मैनेजर्स कमीशन से रिलेटेड ये पर्टिकुलर टॉपिक था। इस टॉपिक में मुझे क्या करना है, होता क्या था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का पहले थीम क्या था, इसमें हमें दिया होता था कि हमारी फर्म ने जो नेट प्रॉफिट कमाया उस नेट प्रॉफिट में से हमने मैनेजर को कुछ कमीशन दे दिया। ये लिखा होता था क्वेश्चन में, मैं अभी पढ़ूंगा अभी क्वेश्चन, चिंता मत करें। ये हमें क्वेश्चन में दिया होता था कि नेट प्रॉफिट में से हमने कुछ कमीशन दे दिया और कमीशन माइनस करने के बाद का नेट प्रॉफिट हमें दिया होता था। क्वेश्चन में हमें यह दिया होता था कि जो हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इतना है, ये तो हमें दिया होता था। लेकिन इन क्वेश्चन में गलती क्या हो गई, या ऐसे क्वेश्चन में गलती क्या होती है कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें से हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस ही नहीं करा, जो कि हमें करना चाहिए था। बिकॉज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करने के बाद ही प्रॉफिट का पता लगता और उस प्रॉफिट का कमीशन हमें देना चाहिए था। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करने के बाद, क्योंकि हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में जो डिपार्टमेंट है इन्होंने कुछ गुड्स एक दूसरे को ट्रांसफर करे और कुछ गुड्स बचे हुए हैं, तो अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता लॉजिकली वही नेट प्रॉफिट होता और उसका कमीशन मुझे देना चाहिए। तो ऐसा करके मेरे पास करेक्टेड प्रॉफिट आता है। लेकिन हमने क्या करा, जो नेट प्रॉफिट था उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस ही नहीं करा और कमीशन हमने दे दिया डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को और उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट ये बच गया। इसका मतलब जो ये नेट प्रॉफिट बच गया है ये गलत नेट प्रॉफिट है और इसका ये भी मतलब है कि जो कमीशन हमने दे दिया वो भी गलत हो गया। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या पड़ता है कि जो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हमें गिवन होगा उसमें हम पहले ये कमीशन दोबारा से ऐड करेंगे, क्योंकि ये गलत कमीशन है तो पहले तो मैं इसको ऐड कर दूंगा और मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि मेरा प्रॉपर प्रॉफिट कितना था। तो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का पता लग जाएगा। पहला काम मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालना होगा। एक बार नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मेरे पास आ जाएगा उसको फिर मैं यहां लिख लूंगा। फिर मैं दूसरे स्टेप में अनरियलाइज प्रॉफिट कंप्यूट करूंगा। अनरियलाइज प्रॉफिट को फिर मैं माइनस करूंगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा उस पे मैं कमीशन माइनस करूंगा, तब मुझे पता लगेगा हमारा करेक्टेड प्रॉफिट कितना है। तो इस क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ये चीज करनी होती है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस का थीम था और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसके कराए थे, करीब 10-12 क्वेश्चन मैंने इसके कराए हुए हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक। वो कह रहे हैं डिपार्टमेंट एक्स सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट वाई एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे मेन चीज है, तुम्हें रेट्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हें रेट्स का बहुत ध्यान करना पड़ेगा। कहीं रफ में तुम कंप्यूट करते चले जाओगे और लाइन को नोट करते चले जाओगे। हाँ भाई, डिपार्टमेंट एक्स ने सामान बेचा है डिपार्टमेंट वाई को। डिपार्टमेंट एक्स ने वाई को सामान बेचा है, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे सामान बेचा है। इस तरह तुम अलग से कहीं इसको नोट करते चले जाओगे। कैसे करेंगे अभी मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा अभी। फिर कह रहा है एंड टू डिपार्टमेंट जेड, यानी कि डिपार्टमेंट एक्स ने वाई को भी बेचा और जेड को भी बेचा, लेकिन जेड को वो कह रहा है 10% ऑन कॉस्ट पर बेचा है, 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पर बेचा है। फिर उसके बाद कह रहा है जो डिपार्टमेंट वाई है वो सेल करता है गुड्स एक्स को और जेड को एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% एंड 20% ऑन सेल्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो डिपार्टमेंट वाई है वो कह रहा है डिपार्टमेंट वाई एक्स को भी सामान बेच रहा है, जेड को भी सामान बेच रहा है, लेकिन 15% एंड 20% ऑन सेल्स पर। इनका रेट ऑन सेल्स पर तुम्हें दिया हुआ है। ध्यान ये भी रखना है कि जिनका रेट कॉस्ट पे दिया है उसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पे। जैसे 25% ऑन कॉस्ट का मतलब अब मैं कई बार बता चुका हूं, ये 25/125 ऑन सेलिंग प्राइस पर हो जाएगा।
इसी तरह 10% ऑन कॉस्ट का मतलब 10/110 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? या 1/5 या 1/11 भी आप कह सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं जो डिपार्टमेंट जेड है, डिपार्टमेंट जेड उसने बताया डिपार्टमेंट जेड चार्जेस 20% एंड 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। वो कह रहे हैं डिपार्टमेंट जेड जो है एक्स और वाई को सामान बेचता है और इनसे वो प्रॉफिट कमाता है 20% ऑन कॉस्ट पर। 20% ऑन कॉस्ट का मतलब एक तरीके से 20/120 ऑन सेल्स या 1/6 ऑन सेल्स हो गया। और डिपार्टमेंट वाई को जब बेचता है तो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी कि 1/5 कह लो या 25/125 कह लो। तो यानी कि जो रेट्स दिए होंगे जो सेल्स पे दिए हैं वो तो ठीक है, जो कॉस्ट पे हैं उनको आपको सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट करना है। पहला काम तो ये भी ध्यान रखना है। तो किस डिपार्टमेंट ने किसको कैसे कैसे बेचा है, इस बात को आपने अच्छी तरह से नोट कर लिया। नोट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, वो कह रहे हैं डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर इंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट्स। अब वो कह रहा है हर डिपार्टमेंट को 10% कमीशन देना है नेट प्रॉफिट का, लेकिन उस नेट प्रॉफिट का देना है जो कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करने के बाद आएगा। वैसे लाइन ऐसे लिखी है कि डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर इंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। यानी कि रूल तो ये है कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी माइनस होना चाहिए। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसका कमीशन देना तो ऐसे था, लेकिन हमने क्या करा, वो कह रहा है डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट दिए हैं लेकिन मैनेजर्स कमीशन माइनस करने के बाद दिए हुए हैं, बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यानी कि ये जो प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं ये मैनेजर का कमीशन माइनस करने के बाद दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि हमने डिपार्टमेंटल जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसको माइनस नहीं करा। तो इसलिए ये नेट प्रॉफिट मैंने कहा कि गलत हो गए, क्योंकि जो भी प्रॉफिट था उसमें से हमने कमीशन माइनस कर दिया और उसके बाद ये प्रॉफिट हमें गिवन है। इज इट क्लियर टू यू? तो आप कोई भी, और उसके अलावा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, उसके अब तुम्हें यह भी दिया हुआ है स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो यहां डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड लिखा है। अब यहां कह रहा है ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स। डिपार्टमेंट एक्स ने जो सामान ट्रांसफर करा था वाई को, उसमें से वाई के पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। इसी तरह डिपार्टमेंट जेड के पास इतना स्टॉक पड़ा है, तो इस पे आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो एक्स है वो डिपार्टमेंट जैसे कि वाई है उसको किस रेट पर बेचता है। जैसे कि वाई पे सेलिंग प्राइस का रेट 25/125 है, तो 15,000 का 25/125 में निकाल लूंगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह वाई को 11,000 में बेचा, उसका जो रेट है सेलिंग प्राइस पे वो 10/110 है, यानी कि 1/11 है, तो 1,000 इसका अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह इन सब का तुम अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल लोगे। इज इट क्लियर टू यू? अब उसने नीचे लिखा है कि फाइंड आउट द करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। तो हमें अब करेक्ट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए पहला स्टेप तो देखो जो मैं आपको समझा रहा था यहां पर भी मैंने आपके लिए कर दिया है कि डिपार्टमेंट एक्स जो सेल करता है, एक तो वाई को करता है और एक जेड को करता है। वाई को करता है 25% ऑन कॉस्ट पर, जेड को करता है 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पर। ये स्टेप मैंने तुम्हें बता ही दिया। अब ये तो कॉस्ट पर करता है, तुमने इसको सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर दिया। ये रेट कॉस्ट पर था, रेट ऑन सेलिंग प्राइस 25/125, उसको और छोटा करना चाहते हैं तो 1/5, 10/110 या 1/11। इसी तरह डिपार्टमेंट वाई जो है वो एक्स को बेचता है, जेड को बेचता है। इनका रेट तो तुम्हें दिया ही हुआ है सेलिंग प्राइस पर 15/100 और 20/100, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिपार्टमेंट जेड मैंने बताया था वो एक्स को बेचता है, जेड को बेचता है 20% ऑन कॉस्ट। 20% ऑन कॉस्ट का मतलब 20/120 ऑन सेलिंग प्राइस, 25% ऑन कॉस्ट का मतलब 25/125 ऑन कॉस्ट ऑन सेलिंग प्राइस। तो इसको और छोटा करना चाहते हैं तो 1/6 एंड 1/5। तो सबके रेट्स हमारे पास आ गए। अब पहला काम रेट्स को करने के बाद आपने क्या करना है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। देखो आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, ये वाला प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन 36,000, 27,000, 18,000, ये प्रॉफिट आपको यहां गिवन था, यहां पर ये गिवन है प्रॉफिट। इज इट क्लियर टू यू? तो अब हमें मालूम है कि ये प्रॉफिट गलत है, ये प्रॉफिट गलत है। तो मुझे
अब इसको ठीक करने के लिए पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मैंने इनको कमीशन जो दे दिया है वो मैं नहीं देता तो प्रॉफिट कितना था, यानी कि मुझे करेक्ट प्रॉफिट फाइंड करना है। पहले तो बिफोर कमीशन प्रॉफिट फाइंड करना है। तो बिफोर कमीशन प्रॉफिट फाइंड करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था। देखो यहां वैसे मैंने लिखा ही हुआ है कि सपोज नेट प्रॉफिट 100 है। अगर नेट प्रॉफिट 100 है तो 10% कमीशन के हिसाब से कमीशन 10 बनेगा और नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 90 बनेगा। यानी कि नेट प्रॉफिट अगर 100 रुपये है मैंने बताया, तो मैंने ये बताया 10% के हिसाब से मैनेजर्स का कमीशन 10 है और कमीशन माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, बिकॉज आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन गिवन है, तो आप 10 डिवाइडेड बाई 90 करोगे। इसका मतलब अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 90 है तो कमीशन 10 है। सिंपल वर्ड्स में आपने रेट ऑफ कमीशन जो कंप्यूट करा है वो ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पर कंप्यूट कर लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है। तो अब मैं 10 बाई 90 36,000 का निकालूंगा तो 4,000 आ जाएगा, करेक्ट। इस तरह 27 का निकालूंगा 3,000 आ जाएगा, 18,000 का 10 बाई 90 तो 2,000 आ जाएगा। तो ये कमीशन में इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे पता लग गया कि कमीशन देने से पहले हमारा प्रॉफिट 40,000 का है। अब मुझे ये प्रॉफिट का पता लग गया, मेनली मुझे ये प्रॉफिट निकालने थे पहले तो। अब इस प्रॉफिट को निकालने के बाद, क्योंकि मुझे इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करने पड़ेंगे, फिर कमीशन देना पड़ेगा, तो अब मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट कंप्यूट करना पड़ेगा। यहां तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ये तुम्हें दिया हुआ है कि जो डिपार्टमेंट एक्स है उसने जो गुड्स वाई को ट्रांसफर करे थे, वाई के पास 15,000 के गुड्स पड़े थे, तो बस जो रेट्स तुमने कंप्यूट करें उसके हिसाब से आप अनरियलाइज प्रॉफिट इनका कंप्यूट कर लेंगे। ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसी तरह से जो डिपार्टमेंट वाई है उसने डिपार्टमेंट एक्स को जो गुड्स ट्रांसफर करे थे, उन डिपार्टमेंट एक्स के पास 14,000 के गुड्स बचे हुए हैं और वाई जब डिपार्टमेंट एक्स को बेचता है तो 15% ऑन सेल्स कमाता है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट 2,100 हो जाएगा। इसी तरह वाई ने जो गुड्स जेट को ट्रांसफर करे हैं, जेट के पास 12,000 के गुड्स पड़े हैं और जब वाई जेट को ट्रांसफर करता है तो 20% ऑन सेल्स कमाता है, तो 12,000 का 20% 2,400, तो टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट 4,500 हो गया डिपार्टमेंट वाई का। और इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, करेक्ट, क्या बोलते हैं इस डिपार्टमेंट का। तो प्रॉफिट्स को फाइंड आउट करने के बाद अब आपने जो कमीशन बिफोर जो कंप्यूट करा, पहले तो उसको लिख लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब मैं अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कर दूंगा। अब मेरे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया और इसका मैं 10% कमीशन दूंगा, 3,600, 2,550 और उसके बाद करेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस पिछले 4 साल के अटेम्प्ट को देखें तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया। हालांकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तुम्हें छोटा सा एक क्वेश्चन कमीशन बेस्ड पर भी आया है, पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो तुम्हें आए हुए हैं वो आए हुए हैं यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट रेट पर। किस पर? यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट रेट पर। यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट रेट पर तुम्हें बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इज इट क्लियर टू यू? और तकरीबन मैं ये देख रहा हूं कि पिछले 4-5 साल के अगर अटेम्प्ट को हम देखें न्यूज लेवल्स के, तो तकरीबन हर अटेम्प्ट में यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट रेट से क्वेश्चन है। अब इसमें कहता है मेट्रो मॉल हैज 3 डिपार्टमेंट एंड सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31/3/2025। कह रहा है मेट्रो मॉल लिमिटेड नाम की ये कंपनी है और इस कंपनी ने तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दी है। जो इंफॉर्मेशन है एक तो परचेस्ड यूनिट्स के बारे में है। क्या इंफॉर्मेशन है? पहले तो 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, बी और सी। वो कह रहा है परचेजेस इन यूनिट्स, यानी कि डिपार्टमेंट ए ने 5,000 यूनिट्स परचेज करी हैं, डिपार्टमेंट बी ने 10,000 यूनिट्स परचेज करी हैं, डिपार्टमेंट सी ने 15,000 की यूनिट्स। अब ये तो हमें पता लग गया। पहले तो उसने ये दिया है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है इन्होंने कितनी कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं। अब उसके अलावा जो परचेजेस का अमाउंट है वो इकट्ठे दिया हुआ है। ये जो सारी यूनिट्स हमने खरीदी हैं, जितने में भी खरीदी, वो 8,40,000 अमाउंट है। यानी कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग अमाउंट नहीं दिया हुआ है कि हमने इसकी टोटल परचेजेस कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, ये नहीं दिया हुआ। बस हमें टोटल अमाउंट परचेजेस का दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पॉइंट को देखने के बाद अब उसने सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है।
अब सेल्स जो है 5,200 यूनिट्स की हैं, 9,800 यूनिट की हैं, 15,300 यूनिट्स की हैं। अच्छी बात यह है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट तुम्हें दिया हुआ है, यानी कि तुम हर डिपार्टमेंट की सेल्स तो आसानी से पता कर सकते हो। 5,200 इंटू 40, इसी तरह से इसकी 9,800 इंटू 45, इसकी 5,300 इंटू 50, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की सेल्स भी हैं और सेलिंग प्राइस भी मौजूद है। यहां तक ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स का दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक है 400 यूनिट्स, 600 यूनिट्स, 700 यूनिट्स। देखो ऐसे क्वेश्चंस में वैसे तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। अगर मैं एक यूनिट्स अकाउंट बनाऊं, यूनिट्स अकाउंट, जब हम यूनिट्स अकाउंट बनाते हैं तो जितनी भी यूनिट्स हमने बेची उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की बची हुई यूनिट्स क्रेडिट तुम्हें बनाना नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट में लिखते हैं, जो यूनिट्स हमने परचेज करी हम उसको डेबिट में लिखते हैं। तो हमारे को ये पता लग सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लोजिंग यूनिट्स दी हुई हैं, यूनिट्स सोल्ड भी दी हैं, यूनिट्स परचेज भी दी हैं, तो मुझे पता लग जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक कितनी है। तो बजाय अकाउंट बनाने के मैं ऐसा भी कर सकता हूं, जितनी यूनिट्स मैंने सेल करी हैं उसमें मैं क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दूं, क्योंकि दोनों क्रेडिट में लिखे हैं। परचेजेस माइनस कर दूं तो मेरे पास जो बैलेंस आ जाएगा वो ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स का आ सकता है। इज इट क्लियर टू यू? अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आगे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एज्यूमिंग दैट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इज यूनिफॉर्म। वैसे तो मैंने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन तकरीबन मेरा ख्याल है 8 या 9 क्वेश्चन मैंने कराए थे, और हो सकता है 10 भी कराए हों। तो सबसे पहले तो आप क्या दिखेंगे यहां पर, ये सबसे बड़ा स्टेप है प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, जिसको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कहते हैं। प्रॉफिट मार्जिन रेशियो के लिए आपको क्या करना होगा, देखो सबसे पहला स्टेप में क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुने। सेलिंग प्राइस ऑफ परचेज्ड यूनिट्स, जो यूनिट्स हर डिपार्टमेंट ने परचेज करी हैं वो क्वेश्चन में गिवन है कि डिपार्टमेंट ए ने 5,000 यूनिट्स परचेज करी हैं, डिपार्टमेंट बी ने 10,000 यूनिट्स, सी ने 15,000 यूनिट्स, यानी कि जो परचेज्ड यूनिट्स हैं वो तो हमको मिल गई, और हमें यह भी मालूम है कि हर डिपार्टमेंट का सेलिंग प्राइस कितना है। तो मैं फाइंड क्या कर रहा हूं, जो यूनिट्स मैंने परचेज करी हैं उनका सेलिंग प्राइस फाइंड कर रहा हूं। जो यूनिट्स मैंने परचेज करी हैं, जो यूनिट्स यानी कि मैंने 5,000 यूनिट्स परचेज करी, अगर मैं इसको बेचूंगा तो 40 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, इतने में बेचूंगा। इसी तरह मैंने 10,000 यूनिट्स डिपार्टमेंट बी के लिए परचेज करी और डिपार्टमेंट बी का सेलिंग प्राइस 45 है, यानी कि 10,000 यूनिट्स को मैं बेचूंगा तो 4.5 लाख में बेचूंगा। डिपार्टमेंट सी ने 15,000 यूनिट्स परचेज करी हैं और डिपार्टमेंट सी का सेलिंग प्राइस इतना है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट ने जो यूनिट्स परचेज करी है उस डिपार्टमेंट के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाइड कर करके तुम्हें क्या पता लग गया कि जितनी भी यूनिट्स तुमने परचेज करी हैं अगर तुम उनको बेचते तो 14 लाख रुपए तुम्हें मिलेंगे। इसलिए हम इसको कहते हैं टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ परचेज्ड यूनिट्स। तो पहले तो आपको यह निकालना है, और हमें क्वेश्चन में टोटल परचेज प्राइस या टोटल परचेज अमाउंट दिया हुआ है कि तीनों डिपार्टमेंट के लिए जो हमने यूनिट्स खरीदी हैं टोटल परचेज प्राइस 8,40,000 था, जो यहां पर क्वेश्चन में गिवन है 8,40,000, यानी कि 8,40,000 में खरीदी गई चीजों को मैं अगर बेचूंगा तो मुझे 14 लाख मिलेंगे, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5,60,000। इज इट क्लियर टू यू? अब तुमने प्रॉफिट मार्जिन रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कंप्यूट कर लिया। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100 करना चाहते हो तो कर लो। 5,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल्स 14 लाख की है, इनटू 100 करके 40% आपको ये पता लग गया प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हर डिपार्टमेंट की सेलिंग प्राइस को नोट करना है। ये आपका अगला स्टेप है। बेसिकली अगले स्टेप में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम एक तरीके से हर डिपार्टमेंट की परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस फाइंड करना चाह रहे हैं। परचेज प्राइस कोई कॉस्ट प्राइस जो हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, हमें बेसिकली वो फाइंड करनी है, और आपको याद होगा यही हम करा करते थे। तो मैंने तीनों डिपार्टमेंट की सेलिंग प्राइस लिख ली। अब इस सेलिंग प्राइस पे मैंने प्रॉफिट मार्जिन रेशियो 40% अप्लाई करा, यानी कि 40 रुपए एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है तो एक यूनिट पे प्रॉफिट 16 है, इसका मतलब कॉस्ट या परचेज प्राइस कितनी हो गई 24, एंड सो ऑन। हर डिपार्टमेंट की तुमने परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस पर यूनिट फाइंड कर ली।
यहां तक करने के बाद वैसे तो मेन सॉल्यूशन तो खत्म हो गया। अब तुम चाहो तो और इजी करने के लिए क्या कर सकते हो, जो यूनिट्स तुमने परचेज करी हैं, देखो यूनिट्स परचेज, उन यूनिट्स को आप लिख लो और सेलिंग प्राइस, जो ये परचेज प्राइस है, ये अब तुम्हारे पास 24 परचेज प्राइस है, ये 17 परचेज प्राइस है, ये 30 है, इससे मल्टीप्लाइड कर दो तो आपके पास हर डिपार्टमेंट की परचेजेस आ गई। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो परचेजेस डिपार्टमेंट ए में 1,20,000, बी में 2,70,000 और इसमें 4,50,000 में लिख दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से अब मैंने यहां क्या लिखा है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंट वाइज ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं था, तो मैंने बताया था ओपनिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए ये जो मैंने चीज लिखी है इसी फॉर्मूले से। देखो सेल्स में मैं क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दूं, परचेजेस माइनस कर दूं तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। यहां मैंने लिखा भी है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस यूनिट्स परचेज्ड। तो देखिए जी, यहां पर मैंने जितनी ये यूनिट्स में जो हमने यूनिट्स बेची हैं, डिपार्टमेंट ए में इतनी, बी में इतनी, सी में हमने इतनी यूनिट्स बेची हैं, मैंने इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, तो टोटल 5,600, 10,000, 400, 16,000 आ गया। अब उसमें से मैंने यूनिट्स परचेस्ड माइनस कर दिया तो मेरे को पता लग गया कि ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स का इतना है, जो कि निकालना कोई मुश्किल नहीं है, वो बिना वर्किंग के भी निकाला जा सकता है। अब तुमने जो ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिए, इनकी भी वैल्यू तुम फाइंड कर सकते हो। देखो यहां मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। हमने देखा डिपार्टमेंट ए में जो ओपनिंग स्टॉक आ रहा है वो 600 का आ रहा है, ठीक है, तो 600 को मैं जो डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस पर यूनिट है उससे मल्टीप्लाइड करके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। इसी तरह जो डिपार्टमेंट बी है उसका क्लोजिंग स्टॉक 400 है और इनकी परचेज प्राइस जो ओपनिंग स्टॉक 400 है और इसकी परचेज प्राइस 27 है, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह सी में 1,000 है, परचेज प्राइस 30 है, तो टोटल 30,000 आ गया। यानी कि ओपनिंग स्टॉक अब आप अपने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे, डेबिट साइड में 14,400, 10,800 और 30,000। इसी तरह से अब क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया ही है क्वेश्चन में, 400 यूनिट, 600 यूनिट, 700 यूनिट्स बचा है। अब 400 इंटू 24 जो कि कॉस्ट प्राइस है, 600 इंटू 27 एंड 30 करके आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता लग गई। ये भी आप डिपार्टमेंटल अकाउंट की क्रेडिट में लिख देंगे। बस अब आपके पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं। तो ओपनिंग स्टॉक वैल्यू में आपने लिख दिया, परचेजेस लिख दी, और सेल्स तो हमें दी हुई थी, यानी कि यूनिट्स भी दी थी, सेलिंग प्राइस भी दी थी, उनको मल्टीप्लाइड करके आप लिख देना, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने निकाल ली। तो बस हमारे पास अब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो सो इजी, कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा काम है, इसको बड़ी आसानी से करा जा सकता है। तो ये क्विक फायर रिवीजन सीरीज आपको कैसी लग रही है? अपने सजेशन जरूर देते रहें, और हमारी कोशिश तो यही चल रही है कि भले ही हम रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये है कि पूरे चैप्टर को इसमें कवर अप करा जाए, उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको रिकैपिचुलेशन क्विक तरीके से मिल सके। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, टाइम टू से